नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसके चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है और देश और प्रदेश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। अब तो लगातार बढ़ रहे केस चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ब्राजील और अमेरिका की तुलना में भारत में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में हर 24 दिन में केस दोगुने होते हैं, जबकि ब्राजील में 47 दिन में और अमेरिका में 65 दिन लग रहे हैं। बात अगर प्रदेश की करें तो यहां भी औसतन 800 केस रोजाना सामने आते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कई जिलों में हालात सुधर रहे हैं तो कई जिलों में लगातार बढ़ रहे केस टेंशन को भी बढ़ा रहे हैं। गुरुग्राम की स्थिति पहले से काबू में है, जबकि पंचकुला, अंबाला और जीटी बेल्ट के इलाके में नए केसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब कोरोना केस का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है तो फिर वहीं कोरोना के मुद्दे पर सियासत भी हावी है। इनेलो नेता अभय चौटाला की माने तो लोगों को डराने के लिए कोरोना की महामारी का नाम दिया गया है, और अगर महामारी ऐसी होती है तो छूट नहीं दी जाती। तो खास मेहमानों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा है। महामारी कहाँ है? महामारी होती है, अगर महामारी तो सरकार ने क्या करके लोगों में भय पैदा करने के लिए इसका नाम दे दिया कि महामारी। जब ये बीमारी आई थी 500 केस में, अगर सरकार को महामारी नजर आ रही तो फिर जब 500 केस थे तब इसको खुला करना चाहिए। फिर अब इसको इतना खुला क्यों छोड़ दिया कि रोजाना 50 से 60 हजार लोग इसकी पेट में आने लगे। इस सब के लिए सरकार को जिम्मेदार है। हमारी तो आपको बता दें कि आपने अभय चौटाला को तो सुन लिया, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन पर भी क्या अपडेट है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि रूस और चीन ने वैक्सीन बनाने का जो दावा है वो किया है, और जब तक ये वैक्सीन नहीं आती तब तक इसी तरीके से जो स्थिति है वो बरकरार रहेंगी। चीन ने दिसंबर तक मार्केट में वैक्सीन लाने का दावा किया है। भारत में भी 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया था। एक वैक्सीन फाइनल ट्रायल में भी है, और आपको याद हो कि वैक्सीन का जो ट्रायल है वो रोहतक के अंदर पीजीआई में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के वैक्सीन की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी के बाद जो कोरोना है उस पर लगाम लग सकेगी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अब इस पर राजनीति सामने आ रही है, अभय चौटाला को भी अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये महामारी नहीं, अगर महामारी होती तो फिर सब कुछ किस तरीके से खोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक तरफ चिंता का विषय बने हुए हैं, और दूसरा ये भी है कि आखिर ये जो वैक्सीन आएगी इसको लेकर के भी जो स्थितियां हैं वो कब तक स्पष्ट होंगी। और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल पहला यही है कि कोरोना की बेकाबू होती हुई रफ्तार आखिर कब थमेगी, क्योंकि हरियाणा का भी हम लोगों ने जो जिक्र किया उसमें भी औसतन 800 केसेस रोज सामने आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनेलो का आखिर ये क्यों लगता है कि कोरोना महामारी नहीं है, ये भी अपने आप में बेहद अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से ये भी कहा गया इनेलो की तरफ से भी कोरोना महामारी नहीं है। तो 2 अहम सवाल हैं। पहला ये कि आखिर कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहे, क्योंकि हर तरीके से हर कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो आंकड़े हैं तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। चाहे देश के आप औसत की बात करें तो ब्राजील और अमेरिका में दोगुने जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार भारत के अंदर है, और वहीं प्रदेश के अंदर भी औसतन 800 केस रोजाना मिल रहे हैं। और इसी के साथ आप देखिए प्रदेश में भी जो आंकड़ा है वो बेहद तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में जो वैक्सीन है वो कब तक आएंगे इस पर भी जो अभी तक स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि रूस और चीन ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने वैक्सीन को बनाया है और दिसंबर तक ये आ जाएंगे। अब एक हफ्ते का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। 18 अगस्त से लेकर के आप देखिए किस तरीके से 896 केस, 17 अगस्त को 887 केस, 16 अगस्त को 743, 14 अगस्त को 797, 13 अगस्त को 793, 12 अगस्त को 797 और 11 अगस्त को 798 केस थे। मौत भी देखिए प्रतिदिन हुई हैं। 7 मौत 18 अगस्त को हुई हैं, 17 अगस्त को 12 मौत हुई हैं, 16 अगस्त को 10 मौत हुई हैं, 14 अगस्त को 7 मौत फिर हुई हैं, 8 मौत 13 अगस्त को हुई हैं, 12 अगस्त को 3 और 11 अगस्त को 11 लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। लेकिन उसके बावजूद भी इनेलो को लगता है कि ये महामारी नहीं है। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर इनेलो को ऐसा क्यों लगता है। और दूसरी तरफ अहम प्रश्न ये भी है कि आखिर ये जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे, ना तो प्रदेश के अंदर और ना ही देश के अंदर। और
डबलिंग जो रेट है वो भी आप देखिए तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और ब्राजील यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो केस के दोगुने होने की रफ्तार है वो भारत से कम है, और भारत के अंदर तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है, यानी कि हर 24वें दिन जो केस हैं वो डबल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ कोरोना की जो विकट स्थिति है वो आप देख रहे हैं, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास ये हो रहे हैं कि इससे निपटा जाए, तमाम तरीके की कवायद भी देखने को मिल रही हैं, और कोशिश ये भी है कि इस महामारी को लेकर के जो वैक्सीन है उनका भी जो ट्रायल है वो अंतिम चरण तक पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आखिर ये कोई महामारी नहीं है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी बहुत स्वागत आपका। सुमित गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुमित गौड़ जी आपका भी बहुत स्वागत। दीप कमल सहारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल सहारण जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं आईएमए हरियाणा के। डॉक्टर नरेश शर्मा आपका भी बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर नरेश शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हैं। स्थिति इस वक्त जो हरियाणा के अंदर है, खासतौर से कोरोना को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको जोड़ते चलें तो आप ये मानेंगे कि ये महामारी नहीं है? देखिए, अगर आज हम आज की वस्तु स्थिति में हरियाणा की बात करें कोरोना से संबंधित, तो सबसे पहली चीज मैं ये कहता हूं कि कोरोना का जो संक्रमण है, क्योंकि बाहर से आया है और एनसीआर रीजन में हरियाणा होने की वजह से सबसे पहले जो कोरोना का प्रकोप एनसीआर में और खासकर हरियाणा, नोएडा और ये दिल्ली के अंदर रहा। एक समय जब ये मार्च की बात हम करें, अप्रैल मई में ये संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं जगह पे थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से संख्या कम हुई। और अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक तक के एरियाज को अगर हम देखें, वो अभी भी इसमें अफेक्टेड है। बाकी प्रदेश लॉकडाउन की वजह से काफी कुछ कंट्रोल में रहा है। अब इस चरण में जब अब हम ये मानते हैं कि एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड का ये चरण अभी चल रहा है, तो उसमें सरकार की जो लॉकडाउन के दौरान की जो व्यवस्था थी वो वाकई टाइमली स्टेप था और काफी हद तक उसने काम भी किया। पर साथ ही मैं एक चीज कहने में बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा कि ये जो कोरोना बीमारी थी, जिस महामारी, इसको इन्फेक्शन फैलने के तौर पे तो हम महामारी कह सकते हैं, पर अब जो जैसे इसका संक्रमण के बाद उपचार में 71-75% तक के रिजल्ट आ रहे हैं और मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है, तो उस हिसाब से जो स्ट्रेन कोरोना का हमारे देश में, हमारे प्रदेश में है, उस मामले में हम लग रहे हैं। अदरवाइज हमारे ये जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, इस जगह पे हालत और ज्यादा गंभीर हो सकती है। रजत पंजेता जी, भाई क्यों लग रहा है कि इनेलो पार्टी को कि ये कोई महामारी नहीं है, जबकि पूरा देश इस वक्त इससे जूझ रहा है, हैरान है, परेशान है, लेकिन इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई महामारी नहीं है, ऐसा क्यों? जी आयुष जी, पहले तो मैं आपको एक बात के लिए करेक्ट कर दूं कि वैक्सीन जो हैं वो इंडिया में 3 वैक्सीन नहीं 8 वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है अकॉर्डिंग टू WHO। वहाँ की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इंडिया में 8 वैक्सीन के ऊपर काम, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इंडिया में 8 वैक्सीन यानी कि अगले साल के अंत से पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन आने की संभावना नहीं है। ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का बयान है। कम से कम 1.5 साल, और एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम नहीं तो 5 से 10 साल लगते हैं, क्योंकि ये महामारी है, इसमें देश जल्दी कर रहे हैं। तो 1.5 साल से पहले वैक्सीन आने वाली नहीं है। हाँ, 6 महीने का वक्त जरूर गुजर चुका है और अभी 1 साल का वक्त बाकी है। अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि ये बताता हूँ कि ये क्यों है लोगों के बीच में डर पैदा ना करना। ये इसलिए जरूरी है कि आपने देखा होगा, बहुत सी खबरें आती हैं, लोग डर के मारे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जो ठीक भी हो सकते हैं। कोई अस्पताल से भाग जाता है, कोई अस्पताल से छलांग लगा देता है, कोई बाहर आके सुसाइड कर लेता है। तो लोगों के बीच में डर के बजाय इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बांटनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए, ना कि उनको डराना चाहिए। तो जहां तक वैक्सीन का सवाल है, WHO ने क्लियर कर दिया है कि भैया ठीक है। रजत पंजेटा जी,
ये बात तो इस तरीके से भी कही जा सकती है ना कि भाई घबराने की बात नहीं है, बीमारी है, सही हो सकती है, लेकिन आप उसको ये मानने से इनकार कर दे कि ये महामारी नहीं है, तो ये भी तो गलत मैसेज जाएगा ना फिर जनता के बीच में। नहीं, क्यों कहा गया इन्हें लोग की तरफ से कि महामारी नहीं है? कोई एक कारण तो बताइए क्यों लग रहा है आपको कि ये महामारी नहीं है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन कोई अगले साल से पहले आने का कोई अब जो है अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो क्रिटिकल है सिचुएशन। मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें सरकार की क्या खामियां, मैं आपको पहले तो ये गिनवा देता हूँ। आप मुझे बताएंगे आयुष जी की आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था? 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था। कितने केस थे? 2448 केस थे। कितने केस? आज 2448 केस थे। आज देश में केस 28 लाख है। आप मेरी बात सुन लीजिए, खत्म करने दीजिए पहले। आयुष जी, आज केस 28 लाख हैं देश के अंदर। क्या आरोग्य सेतु ने, क्या सरकार के आरोग्य सेतु ऐप ने केस खत्म कर दिए? ये कहते 10 मीटर में कोई आएगा पता चल जाएगा, तो 28 लाख केस कैसे हो गए? आप देश के, चाइना कहते हैं कि भाई चाइना जो है वो ऐप के ऊपर आपकी स्पाई कर सकता है, तो 60 ऐप देश ने बंद कर दिए टिकटॉक को मिला के। क्या ये आरोग्य सेतु ऐप जो सुनने में आ रहा है, क्या ये स्पाई नहीं कर सकता आपके ऊपर? ठीक है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये महामारी क्या है, कैसे फैल रही है, इसका जवाब यहाँ पर 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए नए लोग क्यों कह रही कि महामारी नहीं है? महामारी पर बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि ये महामारी नहीं है? आयुष जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको महामारी से निपटने जैसे हालात दिख रहे हैं? कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी है सबको एक दूसरे से। ये WHO की गाइडलाइंस है। ये कहते हैं बसें पूरी भर के चला दो। क्या सरकार ने स्टेप उठाए हैं? केवल लोगों के चालान काटने से, केवल अपना उनसे पैसे लेने से, बजाय उनको मास्क बांटने के, उनको अवेयर करने से, पुलिस डरा धमका के उनके चालान काटने से, केवल राजस्व भरने से आज लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लोगों को आपने कह दिया आत्मनिर्भर बन जाओ, जॉब है नहीं लोगों के पास, आप उनके चालान काट रहे हो। ऐसे कौन से कदम उठा रही है सरकार? बड़े बड़े अस्पतालों में लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, सरकार ने कदम नहीं उठाया, इसलिए आप ये कह देंगे पब्लिक डोमेन में आकर के कि ये महामारी नहीं है, और ये एक अच्छा मैसेज चला जाएगा जनता के बीच में। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, इन लोग को लग रहा है कि महामारी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इंतजाम ही ऐसे नहीं किए, ना उनको नजर आ रहा है कि ऐसा कोई आप लोगों ने कोई इंतजाम किया हो जिसके आधार पर वो कह सके कि हाँ भाई ये महामारी है। ये आप लोगों को डराए मत, लोग डर के मर। सुनिए रजत पंजेता जी, डराने में और अवेयर करने में बहुत सब फर्क होता है। लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है आसपास, और हम वो काम करते हैं, डराने का काम नहीं करते हैं। जो असल स्थिति है वो भी जानकारी होना ये जरूरी है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, देखिए, किसी भी बीमारी को महामारी, एपिडेमिक या पेंडेमिक, वैश्विक महामारी कहने का आधार क्या होता है, उसको समझे बिना अगर हम कोरोना को एक या दूसरा नाम इनमें से देंगे तो गलती होगी। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एपिडेमिक की जो परिभाषा है, महामारी की जो परिभाषा है, वो है कि लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में किसी समुदाय या आबादी को कोई जब बीमारी प्रभावित करती है एक साथ, तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। किसी भी बीमारी को एपिडेमिक घोषित करने के कुछ क्राइटेरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की बिरादरी में बैठ करके वैज्ञानिकों ने तय किए हुए हैं। उसके आधार पर उसको एपिडेमिक कहा जाता है, महामारी कहा जाता है। कभी कभी वो एक देश में सीमित हो सकती है, लेकिन बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकती है। जब कोई बीमारी बड़ी आबादी को प्रभावित करती है और दुनिया के अनेक राष्ट्रों को एक साथ एनगल्फ करती है, अपने आगोश में समेटती है, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, वैश्विक महामारी कहते हैं। और कोरोना इन अर्थों में वैश्विक महामारी है। विश्व का कोई तो राष्ट्र ऐसा नहीं छोड़ा, पूरे का पूरा भूमंडल, छोटा बड़ा देश, साधन संपन्न से लेकर के दरिद्रतम राष्ट्रों तक, सबके सब इसके चपेट में है। इस मायने में इसे अगर कोई कहे कि ये महामारी नहीं है, एपिडेमिक नहीं, पेंडेमिक नहीं है, तो ये केवल परिभाषाओं में उलझने वाली बात है। तकनीकी तौर पर, या यूं कहिए कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वैधानिक। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, इसको लेकर के 2 बातें कही गई। एक तो इनेलो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इस कंटेक्स्ट में कहा गया कि लोग एक तो परेशान ना हो, वो डरे ना, इसलिए कह दिया गया कि महामारी नहीं है। दूसरा उन्होंने तर्क ये भी दिया कि सरकार की तरफ से तो महामारी से निपटने के जैसे उपाय होने चाहिए वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि सरकार भी मान रही कि महामारी नहीं है, इसलिए हमने भी कह दिया महामारी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है?
मैं बहुत विनम्रता से इनेलो के अपने मित्रों को या इस तरह की सोच रखने वाले अपने तमाम राजनीतिक मित्रों से कहना चाहूंगा कि कोई संकट सामने खड़ा है, वो एक बड़ा पुराना किस्सा कहिए या दृष्टांत है कि अगर सामने बिल्ली खड़ी है और कबूतर आंख मूंद ले और वो ये कहे कि साहब नहीं जी कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, सब मन का बहम है, तो उससे बिल्ली न रहेगी ऐसा तो नहीं होता। वो कबूतर की नड़िया को दबोच लेगी, मरोड़ लेगी, कबूतर को निपटा देगी। तो जो संकट सामने खड़ा है उस संकट की गंभीरता को एक या दूसरा बहाना करके ये कहना कि ये तो संकट नहीं है, ऐसा कहना ये दृष्टि की, समझ की कमी है, अदूरदृष्टि है और मैं यूं कहूंगा व्यर्थ की राजनीतिक तुकबंदी है। दूसरी बात ये कि सरकार ने उपाय नहीं किए, यह भी हमारे मित्रों का वो कबूतर की तरह आंख मूंदने वाला दृष्टिकोण ही है, ये दूसरे संदर्भ में है। देखिए प्रबंधों की बात मैं आपको कहता हूं, जब कोरोना ने देश में और प्रदेश में दस्तक दी थी तब हरियाणा में एक भी लैब नहीं थी, पूरे देश में ये एक लैब थी जहां परीक्षण होता था। आज हरियाणा में 15 से ज्यादा परीक्षण की सुविधाएं हैं, हर जिले में एक खड़ी हो जाए हम उसके लिए लगे हुए हैं। हर जिले में कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के साथ हर जिले को कनेक्ट किया गया है। यानी तमाम तरह की सुविधाएं, टेस्टिंग की और अस्पतालों की, चाहे वो वेंटिलेटर की व्यवस्था करना हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करना हो, चाहे कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण जो संकट समाज के सामने खड़ा हुआ, गरीब तबकों के लोगों के सामने खड़ा हुआ हो, उन सारी स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां हुई, काम हुआ और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे महान मित्र ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की इसलिए हम इसको महामारी नहीं मानते। साहब, आंख मूंदने से या आपके अस्वीकार कर देने से तथ्य नहीं बदलते, आंकड़े नहीं बदलते। सुमित गौड़ जी, महामारी है, बड़ा संकट है, वैश्विक महामारी के दौर में क्या ये कहा जाना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कि ये एक महामारी नहीं है? किया, उसके बावजूद इस बात से कौन इनकार सुमित गौड़ करेगा कि ये महामारी नहीं है? ठीक है सुमित गौड़ जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, बीजेपी में दो कमियां तो हैं, गलती ना मानने की और एक अपनी गलतियां छुपाने की। आज जो कोरोना के टाइम में जो हमारे जो टोटली फेल्योर है उसका श्रेय केवल और केवल बीजेपी को जाता है, इस देश और प्रदेश की पार्टी को जाता है। ये अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। आप ये देखिए, अभी कहते हैं कि वैश्विक बीमारी नहीं है, कोई कहता है कुछ, कोई इनेलो वाले कहते हैं कुछ, लेकिन आप ये देखिए आज आंकड़े 27 लाख के करीब आंकड़े देश में हो चुके हैं। अकेले हरियाणा में 48,936 मामले आ चुके हैं और अकेले गुड़गांव में और फरीदाबाद में 10,500 11,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी सरकार इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ नहीं पाई। इस बीमारी को महामारी बनाने में ही बीजेपी का हाथ है। और आप ये देखिए, सुमित गौड़ जी थोड़ा सा ये भी समझिएगा साथ में कि कहीं ऐसा ना हो कि इनेलो ये भी कह दे कि अब आप भी डरा रहे हैं लोगों को, अब आप भी डरा रहे हैं लोगों को। गजब का राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है। आपके सामने आंकड़े और रख रहा हूं, आपके सामने, इनेलो के सामने और इस बीजेपी के अंधभक्तों के सामने। अब ये ना हो जाए कि सुमित गौड़ जी डरा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी डरा रही है। अंधे वो लोग हैं, इंडिया में पहला जो जानकारी के अभाव में कुछ भी बोलते हैं टेलीविजन पर। इंडिया में 400 प्लस केसेस हो चुके थे। बीजेपी लगी हुई थी कभी मध्य प्रदेश सरकार बनाने में, कभी किसी का स्वागत करने में, कभी कुछ करने में। और जो बीजेपी सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो अपना किया है, 18 मार्च को बैन किया है और 24 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन किया था। अगर इस बीजेपी अभागी सरकार ने ये सब कुछ 1 मार्च से कर दिया होता, ये फ्लाइटों पे बैन और ये लॉकडाउन 1 मार्च को अगर इंप्लीमेंट कर दिया होता, आज मैं दावे से कहता हूं इस देश में कोरोना का एक सिंगल केस भी नहीं होता। आज जो जनता और ये जो हम सब भुगत रहे हैं,
ये सुमित गौड़ जी, राहुल गांधी कभी कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, आप यहाँ पे कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। भाई पहले ये क्लियर कर लीजिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। कभी कहते हैं टेम्परेरी होता है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, और आज आप कह रहे हैं कि अगर ये पहले कर देते तो नहीं होता। भाई ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? आप राहुल गांधी जी की आज के स्टेटमेंट मत बताइए। जब लॉकडाउन किया था उस समय राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी से सभी ने कहा था कि ये लॉकडाउन और 15 दिन पहले लगा देना चाहिए था। आप तो हम भी कह रहे क्योंकि रोए थे लॉकडाउन लगाते ही कांग्रेस का नेतृत्व गौड़ जी, कांग्रेस पार्टी को ही आइडिया दे देना चाहिए था ना कि भाई इस तारीख से लॉकडाउन लगा दीजिए, तब तो नहीं कहा गया। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद ये बातें होनी शुरू हुई, ये भी बता देना चाहिए था, सबने कहा, थोड़ा क्रेडिट और मिल जाता। चलिए दीप कमल जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। दीप कमल जी, क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को वैश्विक महामारी के दौर में ये कह देना चाहिए और ये कहते हुए उसका तर्क भी गढ़ना चाहिए कि डर ना पैदा हो लोगों के अंदर, लोग डरे ना, भयभीत ना हो, सरकार के इंतजाम नहीं है इसलिए हमने कहा कि ये महामारी नहीं है? देखिए आयुष, ये पूरा मामला इनेलो के लिए मुझे तो लगता है कि एक डिजास्टर की तरह है कि वो उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ लिया है और उसको कैसे सही ठहराना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सुमित गौड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होकर जिनसे आपने सीधा सवाल ये किया था कि इनेलो के नेता को ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, 5 मिनट वो बोल गए, एक बार भी उन्होंने इनेलो पर टिप्पणी नहीं की। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी सहमति जता रहे हैं, उनका निशाना बीजेपी पर और सरकार पर तो जरूर है, लेकिन इस बार में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई एक नेता ये बात कह रहा है तो वो सही है या गलत है। दूसरी बात जो मूल बात है कि ये दूसरी बात जो मूल रूप से बात ये है कि इनेलो के एक नेता ने ये बात क्यों कही, उस पर आयुष में इतना कहना चाहता हूँ कि 2018 से ही इनेलो के नेताओं की जो आकलन की क्षमता है वो खत्म हो गई है। ये 2018 में ये आकलन नहीं कर पाए कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के लोग चाहते हैं, वो युवाओं की आवाज़ है, उनके पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इस बात को उन्होंने आकलन नहीं किया। अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत को पार्टी से निकाल दिया। फिर ये आकलन नहीं कर पाए कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा, विधायक बलवान दौलतपुरिया, केहर सिंह रावत जैसे बड़े बड़े लोग कहीं और सेटिंग किए हुए हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये भी आकलन नहीं कर पाए। फिर 2019 में जब दोनों चुनाव हुए तब ये आकलन नहीं कर पाए कि उनकी क्षमता क्या है। 1 सीट और 2% वोटों पर आ गए, किससे मुकाबला कर रहे थे, कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आकलन का जो ये पैटर्न है ये आप पूरा का पूरा देखिए, और लोगों को मिसगाइड करने की बात, कभी कहना कि बिल ना भरें, कभी कहना कि फसल बीमा योजना में पैसे ना कटवाएं, कभी और चीज़ें और तरीके से मिसगाइड करना, कभी कहना कि पीटीआई के जो अध्यापक हैं जिनकी अब परीक्षा दोबारा होने वाली है वो उस परीक्षा में ना बैठें। ये एक दिखाता है हताशा को और इस बात की निराशा को कि आपके पास सरकार के खिलाफ बात करने के लिए कोई ढंग का मुद्दा नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी बात कहकर चर्चाओं में आ जाइए। आज उनके एक बयान पर डिबेट हो रही है, कम से कम उनको इस बात की खुशी हो रही होगी कि उन पर कोई बात हो रही है। अब यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण ये कि सुसाइड हो रहे हैं, यानी कि जो कुछ सुसाइड इस पे मामले में हुए भी होंगे उससे 100 गुना या 1000 गुना लोग बीमारी से मर जाएं, उस बात की कोई दिक्कत नहीं है, सुसाइड नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये कोई केस ध्यान नहीं आता कि कोरोना के डर से जवाब क्या दूंगा मैं, होने के बाद किसी को क्या महामारी है नहीं है। कोरोना होने के बाद तो वो बीमार हो गया, उसके बाद अगर कोई डिप्रेशन में आकर सुसाइड करता है तो ये मैटर कैंसर के मैटर में, हार्ट के मैटर में, बाकी चीजों में भी होता रहता है। लेकिन कोरोना मुझे होने वाला या हो सकता है इस डर से किसी ने सुसाइड किया इस देश में, मुझे तो कोई ऐसा केस ध्यान नहीं आता। आप पूछकर देख लीजिए कितने ऐसे। चलिए रजत पंजेटा जी उंगली उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद वो उसको कोई इशारा करेंगे या वो बताएंगे, लेकिन मैं पंजेटा जी आपके पास में बाद में आऊंगा। नरेश जी की तरफ एक बार मैं रुक कर लेता हूं। नरेश जी, मुझे ये बताइए कि जब इतने इंतजाम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो हर वो संभव कोशिश कर रही है जिससे ये जो आंकड़े हैं उसको बढ़ने से रोका जाए, फिर वजह क्या है कि अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर भी देखें तो भी जो डबलिंग रेट है वो हमारा जो टॉप पे 2 देश हैं उससे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, और प्रदेश के अंदर भी ऐसी ही स्थिति है कि जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए आयुष जी, इसकी स्पष्ट वजह यही है कि हमारा जो देश है, पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है, और जो लॉकडाउन के बाद जो वापस लॉकडाउन बंद होने के बाद पब्लिक का बाहर निकलना शुरू हुआ, तो उसमें क्योंकि जनसंख्या और पब्लिक का एकदम से आने से संपर्क में इसका जो इन्फेक्शन का रेट है वो फ्लेयर अप किया। तो अगर आप देखो तो अमेरिका के अंदर 50 लाख से ऊपर वहां पे संक्रमित है। तो हमारे देश में लॉकडाउन के दौरान ये काफी हद तक कंट्रोल में रहा, लेकिन अब इसका संक्रमण
जैसा अभी आप कुछ समय पहले भी बता रहे थे कि डेली यहाँ पे 800 के करीब केसेस हमारे इसमें आ रहे हैं स्टेट में, तो नेचुरली जो पॉपुलेशन की वजह से हमारे कंट्री में इस तरह का इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि क्योर जो रेट है वो काफी अच्छा है, काफी उससे मतलब जो सीरियसनेस कम होती जा रही है इस कोरोना वायरस का, और मोर्टेलिटी रेट भी काफी हद तक कम हो गई है। अब बात जो आपने प्रश्न ये किया कि सरकार की एफर्ट और ये संख्या का जो आपका प्रश्न है, तो देखिए इसमें तो सरकार की तरफ से जो हो सकता था वो लॉकडाउन की व्यवस्था हो सकती थी। उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि अगर संक्रमण से ग्रसित कोई व्यक्ति है और उसको इलाज की आवश्यकता है तो वो कहाँ पे पहुंचे, तो उस तरह की व्यवस्था सरकार ने जिस तरह का सिस्टम अवेलेबल है हेल्थ स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे, उसके लिए काफी अच्छा और भरसक प्रयास भी किया है। लकीली जो मैंने पहले भी बात कही थी, क्योंकि ये वायरस अब इतना मोर्टेलिटी वाला नहीं है यहाँ पे स्ट्रेन इंडिया में, इसलिए एक होम क्वारंटाइन वाली बात, होम आइसोलेशन वाली बात भी जो निकल के आई है, उससे भी काफी हद तक एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को फायदा हो रहा है। तो हेल्थ सेक्टर पे भी इतना बर्डन अब नहीं है, और ये एक वाकई हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी बात है। पर एक चीज मैं आयुष जी अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, सरकार के प्रयास के ऊपर कोई मंशा की तरह की नेगेटिविटी जाहिर नहीं करता, पर क्योंकि अब इस महामारी ने ये दिखा दिया है कि हेल्थ सेक्टर भी एक प्योरली टेक्निकल सेक्टर है, जिसकी मैनेजमेंट के लिए कई जगह पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ प्रोफेशनल के बीच तालमेल की कहीं कमी भी मिली है। और उसमें हम देखते हैं कि अगर कोरोना का रेट बढ़ गया तो सीएमओ का तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, पर जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके पास सारा कंट्रोल है, वो वहीं पर रहते हैं। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है आपके चैनल से सरकार को कि हेल्थ सेक्टर के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि इन सर्विस डॉक्टर 5 साल की एक्सपीरियंस के बाद इस तरह की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है उस समय में पूरे विश्व में कहीं पे कोई। चलिए पंजेटा जी के पास मैं आ जाता हूं। चलिए आपका जो सुझाव उस पर भी मैं जवाब ले लूंगा। पंजेटा जी, आपके लिए जो सवाल था उसका भी जवाब दीजिए, और कम से कम आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बयानबाजियों से बचना चाहिए वैश्विक महामारी के दौर में? देखिए आयुष जी, मेरे को यहाँ पे जो कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, शायद मेरे तक सिर्फ आप ही की आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि दीप कमल जी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं तो मैं उनको लाइव सुन पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि किसने क्या सवाल किया, आप मुझे सवाल रिपीट कर दीजिए, और मैं दीप कमल जी की बात का भी जवाब देना चाहूँगा उससे पहले, फिर आप सवाल रिपीट कीजिए, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। ये डिबेट रखी गई है कोरोना के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है। जैसे कि कहते हैं कि तैयारी ना हो आपकी किसी चीज के ऊपर डिबेट की, तो इनको घूम फिर के जजपा कब किसको निकाला, अभय सिंह जी को इतनी सस्ती लोकप्रियता की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे रजत पंजेटा जी, कोरोना के साथ साथ रजत पंजेटा जी, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कंफ्यूजन है। कोरोना के साथ साथ डिबेट इस पर भी है कि इनेलो की तरफ से भाई ये क्यों कहा गया कि महामारी नहीं है, दोनों ही विषय हैं। डिबेट किसको कब पार्टी ने किसने भीतरघात किया, किसने निकाला, डिबेट इस पे तो नहीं है ना, ये क्लियर करेंगे आप। डिबेट है तो कोरोना महामारी के ऊपर, कोरोना के ऊपर है, उस कंटेक्स्ट में कहा गया पंजेटा जी, क्योंकि उन्होंने ये कहा, दीप कमल जी ने, वो तो आपके बगल में बैठे हो, आपको पता है कि वो किस कंटेक्स्ट में इस बात को कह रहे थे। ठीक है, आप जवाब दीजिए उस बात का। क्या सरकार आज 28 लाख 27 लाख नहीं 28 लाख से आसपास केस पहुंच गए हैं, क्या ये केस पहुंचना क्वेश्चन होना चाहिए सरकार के ऊपर? सरकार विफल रही है, आप क्वेश्चन कर रहे हो ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन ने कंट्रोल नहीं करना है, जो सत्ता में बैठे हैं अरे ऑपोजिशन को कंट्रोल तो नहीं करना, लेकिन ऑपोजिशन को ऐसे बयानों से भी बचना चाहिए। पंजेटा जी, सब लोगों की सामूहिक भागीदारी है, सिर्फ सरकार अगर चाहेगी कि कंट्रोल हो जाए तो नहीं होगा। जितनी जिम्मेदारी हमारी उतनी ही आपकी भी है, और अगर आप ऐसे कहेंगे कि भाई ये महामारी नहीं है, तो आप भी तो लोगों को मैसेज छोड़ रहे हैं ना कि महामारी नहीं है, लोग घरों से बाहर निकलें, जिसका जहां मन है वो जाए, और फिर उसको महामारी होती है तो फिर आप डाल दीजिए सरकार के ऊपर कि भाई आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो सवाल नहीं उठना चाहिए क्या आपके लिए?
सुनिए आयुष जी, आप सुनिए आयुष जी, तर्क सुनिए। अगर आप इंटरनेशनल इसके ऊपर बात करते हो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस भी म्यूटेट हो रहा है, आपको अकेली अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये 3 वैक्सीन से काम चल जाएगा, तो जो मलेशिया में इंडिया से गया रेस्टोरेंट ओनर, उसके अंदर डीजी 614 पंजेटा जी, मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। पंजेटा जी, मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, और इसीलिए हम लोग आज ये चर्चा लेकर के ही बैठे हैं कि भाई डबलिंग रेट क्यों ज्यादा है हमारा अमेरिका से और ब्राजील से क्यों ज्यादा हो रहा है, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे हैं। ये हमारी चर्चा का आज का अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर आप लोगों की जैसी पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां जो कि सत्ता के अंदर भी रही हैं, अगर वो ये कहें, जिनका जनता के बीच में भी एक मैसेज जाता हो कि ये महामारी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, आंकड़े क्यों कम नहीं हो रहे हैं, ये तो है सत्ताधारी पार्टी के लिए सवाल, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? रजत पंजेटा जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरा सवाल ये है। स्टूडियो का वीडियो जिम्मेवारी सरकार आयुष, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जहां तक विपक्ष की है, विपक्ष आपको सिर्फ ये कह सकता है कि आप कंट्रोल कीजिए, आप ये नहीं कि सब बिल्कुल, तो ये कहिए ना पंजेटा जी, ये कहिए कि कंट्रोल करिए, ये मत कहिए लोगों के बीच में कि ये महामारी नहीं है। पंजेटा जी, ये मत कहिए कि ये महामारी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं आपकी हर एक बात के साथ हूं पंजेटा जी, मैं आपकी हर एक बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। क्या सरकार से ये सवाल है, क्यों वीरेंद्र चौहान जी से मैंने सवाल नहीं पूछा? मैंने वीरेंद्र चौहान जी से सवाल नहीं पूछा कि आंकड़े क्यों नहीं कम हो रहे हैं, या डॉक्टर नरेश शर्मा जी से मैंने नहीं पूछा, वो तो आईएमए की तरफ से बैठे हुए हैं। मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी का यहां पर बैठ करके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा पब्लिक डोमेन में, आपने पब्लिक डोमेन में ये बात क्यों कही कि ये महामारी नहीं है? ये नहीं कहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। दीप कमल जी, क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से? मैं वीरेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड, मैं दीप कमल जी से एक सवाल, एक जवाब लेता हूं। मैं आ रहा हूं वीरेंद्र जी आपके पास। आयुष कर सकते हैं, आपके पास वैक्सीन है, सरकार विपक्ष, एक मिनट, पंजेटा जी, वैक्सीन तो किसी के पास नहीं है। पंजेटा जी, वैक्सीन तो अभी किसी के पास नहीं है। पंजेटा जी, वैक्सीन अभी किसी के पास नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। दीप कमल जी, तो जब वैक्सीन नहीं है, तो जब वैक्सीन नहीं है, आयुष मैं इतना जोड़ना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के, एक मिनट बोलने दीजिए आप पंजेटा जी। पंजेटा जी देखिए, मैंने समय दे दिया, ठीक है। दीप कमल ने मुझे बोलने को कहा है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप पूरी डिबेट में हम जितना आपने बोले हैं पंजेटा जी, आपने अपने ही नेता के खिलाफ बातें कही हैं, विरोधाभासी बातें कही हैं। सारी बातों से हम सहमत हैं कि ये वैश्विक महामारी है, इसकी वैक्सीन आने में वक्त लग सकता है, इसके लिए हमें जो सामाजिक दूरी रखनी है वो नहीं रख पा रहे हैं, चुनौतियां हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सारी बातों पे हम सहमत हैं। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि महामारी नहीं है, ये विरोधाभास कैसे है? आप टिप्पणी इतनी करना चाहते हैं कि बिना डिबेट में तैयारी के कोई आ गया, आप अपना काम देखिए। आपके नेता वहां फील्ड में फजीहत करवा रहे हैं, यहाँ डिबेट में पंजेटा जी करवा रहे हैं। पंजेटा जी देखिए, एक सवाल मैं फिर पूछूंगा। पार्टी है पंजेटा जी, एक सवाल मैं फिर पूछूंगा। पंजेटा जी, एक सवाल मैं फिर पूछूंगा और बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। पंजेटा जी, एक सवाल मैं फिर पूछूंगा, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। भाई, इस पर होना चाहिए चर्चा, क्यों नहीं है ये भी सवाल है। आप मुझे बताइए कि अभय चौटाला को ये क्यों कहना पड़ा, अभय चौटाला ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी नहीं है? इसका बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए मुझे, क्यों कह रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी नहीं है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, सरकार के इंतजाम नहीं है, फिर आपको क्यों लग रहा है कि ये वैश्विक महामारी नहीं है? आपका शीर्ष नेतृत्व ये क्यों कह रहा है कि ये वैश्विक महामारी नहीं है? मेरा सीधा सवाल है पंजेटा जी, आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों कह रहा है कि वैश्विक महामारी नहीं है, जबकि आप चर्चा में बैठ कर स्वीकार रहे हैं? तात्पर्य सिर्फ ये है कि अगर आपके पास इलाज नहीं है तो लोगों को सचेत कीजिए, उनको डराइए मत, उनको सचेत कीजिए, उनके अंदर जागरूकता पैदा तो सचेत ऐसे करेंगे क्या पंजेटा जी, ये कहकर के कि ये वैश्विक महामारी नहीं है? डर किस बात का है? कमाल है, उनको तो सचेत ही किया जा रहा है। चलिए पंजेटा जी, मुझे लग रहा है कि आप दीप कमल जी को कह रहे थे तैयारी के साथ नहीं आए, मुझे लग रहा है कि आप शायद तैयारी के साथ पंजेटा जी नहीं आए। पंजेटा जी, अगर आप तैयारी के साथ आए होते तो आपने चौटाला जी के बयान को ध्यान से सुना होता कि उन्होंने क्या कहा है, और आपको पता होता कि इसका तर्क मुझे कैसे रखना है। चलिए वीरेंद्र जी को मैं शामिल करता हूं इस चर्चा में। वीरेंद्र जी, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था कि संकट का समय हो, किसी भी तरह का आंतरिक संकट हो या समर हो, युद्ध हो, उस समय में
भ्रम फैलाना ये दुश्मन के साथ खड़े होने जैसी बात होती है। भ्रम भी किसी भी लड़ाई में एक शस्त्र होता है। तो इस समय में जबकि देश वैसे तो दुनिया लड़ रही है, देश के नाते हम या प्रदेश के नाते जब हम एक महामारी से, ऐसी महामारी से लड़ रहे हैं जो इससे पहले देखी ना सुनी, जिसकी तैयारी करने का पहले से स्कोप इसलिए नहीं था कि पता नहीं किस रूप में आएगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी दिसंबर नवंबर तक। तो ऐसे संकट से जो अप्रत्याशित था, अनदेखा था, उससे जब हम लड़ रहे हों, सबके सब लड़ रहे हों, गरीब आदमी से लेकर झुग्गी झोपड़ी वाले से लेकर के राजमहलों तक सब लड़ रहे हों, उस समय में अगर कोई भ्रामक बात करता है सियासतदान, कोई राजनीतिक दल, तो उसकी मंशा स्वाभाविक रूप से वो संदेह के दायरे में आती है। उससे हम सबका सवाल करना बनता है कि भाई तम लोगा गेलो हो कि किसी और गेलो हो, तम हरियाणे गेल हो या हरियाणा किते बार की किसी ताकत के साथ तारे सुर मिल रहे हैं, ये तार कित जुड़ रहे हैं, ये उल्टे पहाड़े क्यों पड़ रहे हैं, जिनको आप शीर्ष नेतृत्व कह रहे हो ना, वास्तव में शीर्ष नेतृत्व उस पार्टी का, वो शीर्ष नेतृत्व जिसको इस संकट के दौर में सीधे खड़े होकर के सरकार और समाज का साथ देना चाहिए था, वो शीर्षासन क्यों करने लगा है, वो कलाबाजियां क्यों खाने लगा है, वो कबूतर की तरह आंख मूंदने की बात क्यों करने लगा है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक, राजनीतिक हताशा, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत लंबी चौड़ी उनके जमीन हाथ में नहीं रही, पांव के नीचे नहीं रही, उस हताशा में ऐसी बात कर रहे हैं, या बिल्कुल इतने उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ भी बोलेंगे, कुछ तो बोलना है खबरों में बने रहने के लिए, कुछ तो कहना है तस्वीर में, फ्रेम में रहने के लिए, इसलिए कुछ भी कह देंगे। और तीसरा तो जो मुझे कारण लगता है, जो आपने संकेत कर ही दिया कि भाई लोगों को कहो या महामारी को नहीं भाई, निकल लो सड़कों पे, मास्क ना लगाओ, डरने की जरूरत नहीं, सोशल डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं, और फिर महामारी के का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाए, लोगों में ज्यादा फैल जाए, और फिर लोकदल के नेता खड़े होकर कहें देखो भाई रे इस सरकार पे तो काबू को नहीं आया। तो ये क्या अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब इंडियन नेशनल लोकदल या कोई भी पार्टी के नेता जो भ्रम फैला रहे हैं उनको देना पड़ेगा। और कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस की लीडरशिप, शिखर, शीर्ष जिसको आप कहते हैं, शीर्ष से लेकर के और उनके प्रवक्ता तक नितांत कंफ्यूज्ड लोग हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या कहें। हर दिन इनकी जो नेशनल लीडरशिप है, राहुल गांधी हैं, हर जिस भी मसले पर मुंह खोलते हैं, जिस भी, अरे सुनो अपनी बारी में बोल लेना भाई, अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी में बोल लेना। चलिए वीरेन जी बहुत जल्दी से खत्म करें, सुमित गौर जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, मुझे उनको समय देना है। राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तब मुंह की खाते हैं, और पता नहीं ये प्रवक्ता फिर भी उनको कैसे स्टूडियो में बैठकर बचाते हैं। ठीक है, समझ नहीं आता। ठीक है सुमित गौर जी देखिए सवाल मेरा अभी भी वही सीधा सा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या वैश्विक महामारी के दौर में ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये महामारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और ये बिल्कुल महामारी है, बीजेपी का पहले हो रहे। आज बीजेपी एक बात कहती थी कि इंडिया नंबर 1, इंडिया विल बी नंबर 1। आज बीजेपी के राज में, पिछले 6 सालों के राज में, आज इंडिया बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, और कोरोना में भी नंबर 1 ऑलमोस्ट आ ही गया है। और आप ये देख लीजिए बीजेपी ने और इनके नेताओं ने क्या करा, अपनी पिछली तमाम 6 साल की विफलताओं को एक जीप में भरा, लाइक रिसेशन, लाइक बेरोजगारी, लाइक क्राइम, उन सबको, अपने सारे फेल्यूर्स को एक जीप में भरा और कोरोना से टक्कर मार दी ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। देखिए बीजेपी की पार्टी, इनकी सरकार और इनके प्रवक्ता एक चीज में माहिर है कि जनता का ध्यान भटकाने में, जनता को गुमराह करने में और डिबेट को अलग ले जाने में। मुझे काल्पनिक प्रवक्ता की बात साफ नहीं सुनाई दे रही थी। अरे महाशय जी, कोरोना कोई काल्पनिक कहानी है क्या? एक एक बात का, एक एक शब्द का जवाब मेरे पास है, जो भी मुझे सुनाई देगा उसका, कि अब इनको कोरोना कोई काल्पनिक कहानी है क्या? लोगों को तो इन्होंने केवल और केवल आज लोगों को इन्हीं की विफलताओं के मारे आज सब लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं।
कोई बेचारा आत्महत्या कर रहा है, कोई बेरोजगारी के डर से घर में बैठा है, कोई किसी उससे। आज उद्योग जगत में प्रलय सा आया हुआ है। ये केवल और केवल बीजेपी की पॉलिसीज का फेल्योर है, जो इन्होंने टाइम पे पॉलिसी नहीं लगाई, जो इन्होंने टाइम पर चलिए, अब सरकार के लिए तो सवाल है और पॉलिसी का फेलियर है, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन कम से कम सुमित गौड़ जी ने इस बात को स्वीकारा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को महामारी के दौर में कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि ये महामारी नहीं है। दीप कमल जी, इतनी तैयारी और इतनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आंकड़ा तो बढ़ रहा है, ये भी एक सच्चाई है। क्या वजह है? क्योंकि आप लोग दावे तो कर रहे हैं कि आप कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे कुछ अलग नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका भी जवाब देना होगा। दीप कमल जी, नहीं बनाया है। दीप कमल जी जी आयुष, जहां कांग्रेस की सरकार है, आयुष दो बातें, एक तो हाँ, एक तो जैसे आपके सवाल है उस पर मैं 1 मिनट के लिए दूसरी बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी सुमित गौड़ जी, ये दुर्भाग्य है कि इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात में भी पार्टी देख रहे हैं और पार्टी जो राजनीतिक है, राजनीतिक बातें उस तरीके से लेकर आ रहे हैं जिसमें क्या पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, क्या वहां पर केसेस नहीं है? क्या वहां पर ऐसा नियंत्रण हो रखा है कि वहां पर कोई लोगों की इस पे जान नहीं जा रही या कोई लोगों को एडमिट नहीं होना पड़ रहा? सबसे बड़ा विस्फोट, सबसे पहले विस्फोट तो महाराष्ट्र में और मुंबई में ही हुआ था। और वहां अगर मान लीजिए बीजेपी पर ही टारगेट है तो दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार जहां है भी नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। तो इसमें इस तरीके की बात ढूंढ लेना, लोगों को गुमराह करना, ये आरोप तो बीजेपी वालों पर लगा रहे हैं कि वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं, ध्यान भटका सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी डिबेट में आते आते ये काम बहुत अच्छे से सीख गए हैं। वो ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीति की तरफ लोगों का ध्यान इस तरीके से खींच रहे हैं कि बीजेपी की ये फेल्योर है। अगर बीजेपी की सरकार देश में है तो जिम्मेदारी उन्हीं की है और उन्होंने ही सबसे ज्यादा कंटेन किया है। पूरा अप्रैल का महीना आप देखिए, पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हुई है, जहां विकसित देश, यूरोप के, अमेरिका के, चाइना, सब जगह पर लाखों की संख्या में केसेस आ रहे थे और लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। पूरे अप्रैल महीने में भारत में जिस तरीके से नियंत्रण हुआ और लोग जिस तरीके से घरों में रहे, तो उसी तरीके से हमारे पास केस बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही एक स्थिति ऐसी आई कि अब देश को खुलना पड़ेगा, कामकाज शुरू करने पड़ेंगे, रोजगार शुरू होने पड़ेंगे, तब जाकर लोगों के घर चलेंगे और सारी बातें नियंत्रण में आएंगी, तब धीरे धीरे से तैयारी के साथ पहले जिला स्तर पर और बाकी जगहों पर जो लैब हैं वो तैयार की गई, कंटेनमेंट जोन कैसे चलेंगे उनकी पॉलिसी पूरी बनी, जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाई गई पूरे अप्रैल महीने में। उसके बाद मई और उसके बाद जून में इस बात को अनलॉक की तरफ ले जाया गया कि अब हमारे पास तंत्र हैं, भले ही अब बड़ी संख्या में केसेस आ जाएं, हमारे पास टेस्टिंग होगी, उनको आइसोलेशन में रखेंगे, घरों में रखेंगे और उनका इलाज होगा। और आज हमारे पास 99% रिकवरी हो रही है। ये तैयारी जो शुरुआत के 1-1.5 महीने में हुई है, मैं उसके लिए केंद्र सरकार को और यहां पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को भी बहुत उसके लिए बधाई देता हूं। और ये वाकई ये हो सकता था जो पूरी दुनिया में किसी और देश ने नहीं किया, कि उन्होंने शुरुआत का 1-1.5 महीना इतनी सख्ती बरती, लोगों में फैलने से बचाया जब तक कि देश तैयार नहीं था उस वक्त में, और फिर देश को तैयार किया, तब अनलॉक की तरफ बढ़े। इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता था? अब विपक्ष में बैठकर कमियां निकालते रहिए, लोगों का नुकसान करने का अगर आप योगदान कर रहे हैं अपनी राजनीति में विपक्ष की तरफ से, तो यह दुर्भाग्य है। चलिए पंजेटा जी, फाइनल कमेंट आपका। और आपको नहीं लगता कि कम से कम एक बार फिर से सवाल मैं वही दोहरा देता हूं कि पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते से ही कम से कम ये कह दीजिए कि नहीं कहना चाहिए भाई, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? इतना साहस कहां से लाएंगे? देखो आयुष जी, आपने तो ऐसी बात कर दी कि गुड़गांव में पानी भर गया और वो भी इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से भर गया। सरकार का मैं अभी भी कहूंगा, ये जिम्मेवारी सरकार की तय होती है कि अगर ये केस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, कुछ ये तो ऐसे दिखा रहे हैं कि सब पंजेटा जी, लेकिन इसका इस बयान से क्या लेना देना है? मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, चर्चा की शुरुआत से कह रहा हूँ, वही सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? जब इतनी तैयारी है तो आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल सही है आपका, इतनी तैयारी है तो आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन क्या ये राजनीतिक पार्टी को कह देना चाहिए कि महामारी नहीं है? पंजेटा जी सुनिए, आप अभय सिंह जी का कहने का तात्पर्य ये है, आज आपके डिबेट में क्या आपको पता था कि 1.5 साल लगेंगे कम से कम? क्या आपको पता था 3 की जगह 8 वैक्सीन सिर्फ इंडिया में तैयार हो रही है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे नेताजी का, चौधरी अभय सिंह जी का कहने का ये तात्पर्य था कि लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए, भ्रम और डर पैदा मत कीजिए।
कि ये डर की वजह से लोग मर रहे हैं, इसका डर ज्यादा मार रहा है कोरोना का लोगों को। आप जागरूकता पैदा कीजिए, आप ये चीजों को दबाइए मत कि एक नेता ने क्या कह दिया तो सरकार की सारी विफलताएं, सारा डिबेट को डाइवर्ट करके आप अभय सिंह जी पे ले जाइए और सारा का ये जो सरकार। चलिए पंजेटा जी, देखिए आपके पास उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आरोप आप यहाँ पर भी गढ़ते रहिए और जिस पर मर्जी लगाते रहिए, लेकिन जिम्मेदारी से यहाँ पर कोई भी भाग नहीं सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो या फिर विपक्ष, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी के बिना ये कोरोना महामारी से आप जीत भी नहीं सकते। ये भी उतना ही कटु सत्य है और उसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। ये बात अलग है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस पर जो बयानबाजियां हैं वो करती रहती हैं, लेकिन जनता को इन सारी चीजों को समझना चाहिए और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें ताकि इस वैश्विक महामारी से वो बच सकें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।